अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि है हमारा मनी एंड बैंकिंग में मनी डिमांड और मनी सप्लाई की थ्योरीज़ पर। हमने पीछे पढ़ा था कि हमने पिछले लेक्चर में उनका जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनकी टाइप्स वगैरह, और उसके बारे में जो एक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देखी थी। अब उसके बाद हम आ रहे हैं मनी की थ्योरीज़ पे। तो मनी की दो ही तरह की थ्योरीज़ हैं, मनी डिमांड और मनी सप्लाई की। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि 4 तरह की मार्केट्स हैं इकोनॉमिक्स में, तो उनमें से एक है मनी मार्केट। और मार्केट कोई भी इक्विलिब्रियम में उस वक्त आएगी जब उसकी डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाए। और जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी जो है वही इंटरेस्ट रेट मुकर्रर होता है। जैसे होता है सप्लाई एंड डिमांड का है कि जिस लेवल पर सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाते हैं वही प्राइस मुकर्रर होती है मार्केट में, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो। तो इसी तरह से जो इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है बैंकों के लिए या फिर कंट्रीज़ के लिए, तो वो उसकी मनी डिमांड और मनी सप्लाई के इक्विलिब्रियम से डिटरमिन होता है कि जिस पॉइंट पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई बराबर हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि कुछ जगहों पर कंट्रीज़ के इंटरेस्ट रेट जो है वो कंट्री गवर्नमेंट मैनेजमेंट खुद भी उसको मैनेज करते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिमांड सप्लाई से ही उसको डिटरमिन किया जा सके। तो मनी डिमांड क्या होती है? मनी डिमांड होती है डिज़ायर, यानी डिज़ायर टू होल्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी आपके पास एक, आपके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि आप उस पैसे को कैश में अपने पास रखना चाहते हैं। लिक्विड मनी कहते हैं इसे। कैश मनी को बेसिकली लिक्विड मनी कहा जाता है, कि आप जब चाहें पैसे को इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको लिक्विड कहा जाता है। तो मनी डिमांड क्या होता है? डिज़ायर फॉर मनी, यानी कि आप मनी होल्ड करना चाहते हैं, अपने पास मनी रखना चाहते हैं, ये है मनी डिमांड। तो अब इसमें थ्योरीज़ हैं कि लोग मनी की डिमांड क्यों करते हैं, यानी वो अपने पास कैश क्यों होल्ड करना चाहते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी हमने जैसे देखा था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के जो एक व्यूज़ थे, तो हमने उनके व्यूज़ में देखा था कि जो मनी है वो जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कि मनी की उनकी जो है वो थ्योरी होती है कि भी मनी सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसका सबसे बड़ा रोल यही है। तो आपको एक्सचेंज करने के लिए, चीज़ों के लेन देन करने के लिए आपको फिर ज़रूरत पड़ती है मनी की, तो इसलिए वो अपने पास कैश होल्ड करते हैं। तो इसमें सबसे पहली क्लासिकल थ्योरी हमारे पास आती है कि कोई फिशर की थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जिसे कहते हैं, कि हमारी बड़ी ही फेमस थ्योरी है मनी डिमांड में, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हम इसमें पढ़ रहे हैं। फिशर, इसमें फिशर की इक्वेशन एक्सचेंज है जो कि बड़ी फेमस है, जैसे MV = PT, कि मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये है, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ठीक है। और ये क्या है? फिशर ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। इसमें 4 चीज़ें हैं, MV = P&T। तो M जो है ये मनी है, ठीक है। ये V है, ये वेलोसिटी है। M यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी, ये प्राइस लेवल, और ये ट्रांजैक्शन लेवल। अब इसको ज़रा इकट्ठा पढ़ते हैं। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें ये बताती है कि पूरी कंट्री में जितनी भी मनी जो है वो वेलोसिटी उसकी हो रही है, ठीक है, वो बराबर है जो पूरे मुल्क में प्राइस लेवल है। यानी जो मनी, आपकी मनी की क्वांटिटी है वो प्राइस लेवल के बराबर है, कि मनी की क्वांटिटी और प्राइस का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, कि जितना प्राइस लेवल बढ़ेगा उतनी ही मनी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी आपकी जो मनी है वो कितनी बार हैंड टू हैंड चेंज हुई है। आपके पास 10 रुपये हैं, आप जाते हैं वो मार्केट में कोई चीज़ लेते हैं, आप शॉपकीपर को देते हैं, चीज़ लेके आ जाते हैं। फिर शॉपकीपर जब आगे कोई चीज़ें लेने जाते हैं तो जाहिर है उनको और भी कस्टमर चीज़ें ख़रीद के पैसे दे गए होते हैं, तो वो आगे जाकर जाते हैं ख़रीदने, तो वो उनको फिर पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं। फिर वो आगे कहाँ से सामान उठाते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। तो वो एक 10 रुपये कितने कितने हाथों से गुजरे, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी, कि हाउ मैनी टाइम्स मनी चेंजेस द हैंड, ये कितने हाथों से मनी वो गुजरती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो ये मनी की इसमें वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन जो है वो हम इसको कांस्टेंट रखते हैं। और हम इसमें देखते हैं कि मनी और प्राइस लेवल, कि पूरे मुल्क में जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मनी होती है वो बराबर होती है प्राइस लेवल के। जितना प्राइस लेवल होता है उतनी ही मनी फिर पूरे मुल्क में उसकी क्वांटिटी पाई जाती है, जो लोगों के पास होती है कैश और डिपॉजिट्स की शक्ल में, क्योंकि वो वहाँ के प्राइस लेवल के बराबर होती है। और इसे फिशर इक्वेशन भी कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है, कि मनी की जो डिमांड है वो प्राइस लेवल पे डिपेंड करती है, कि जितना प्राइस लेवल होगा आपकी डिमांड उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ेगा तो इसका मतलब है मुल्क में महंगाई हो रही है।
मुल्क में महंगाई हो रही है तो आपको चीज़ें ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है ना कि मनी एक्सचेंज करने के लिए पैसा चाहिए हमें, चीज़ें लेन देन करने के लिए। तो इसलिए फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी की डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स, कि हमारे पास मनी ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हम उस प्राइस लेवल को हम मीट कर सकें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें इसमें। तो ये था हमारे पास। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरी। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इसकी जो अगली थ्योरी है इसमें हमारे पास वो है केन्जियन थ्योरी। केन्जियन थ्योरी भी मनी डिमांड की ही थ्योरी है, और जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है, इसको फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास केन्जियन थ्योरी है इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहा जाता है। ये भी इसकी बड़ी फेमस थ्योरी है जो कि उसने अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में लिखी थी। ये इसकी बुक का नाम है। ये दो ही इकोनॉमिक्स में बड़ी फेमस बुक हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं एडम स्मिथ, उनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसी तरह से केन्स की जो फेमस बुक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स MA मैक्रो के फाउंडर हैं, तो इनकी फेमस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसमें इन्होंने थ्योरी बताई है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, कि लोग अपने पास लिक्विड मनी क्यों प्रेफर करते हैं। सिंपल सी बात है, लोग अपने पास मनी कैश में क्यों रखना चाहते हैं। तो वो यही कहता है कि लोगों के 3 मोटिव्स होते हैं, कि ये 3 तरीक़ों से 3 चीज़ों के लिए, 3 मकासद के लिए ये लोग मनी अपने पास होल्ड करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन करने के लिए, कि चीज़ें ख़रीदनी है, देखनी है, रोज़मर्रा रूटीन की ज़रूरतें पूरी करनी है, आपको पैसा चाहिए होगा आटा दाल लेने के लिए, सब्ज़ी लेने के लिए, घर की चीज़ें या अखराजात वगैरह। तो वो सारे पूरे करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, आपको पैसे चाहिए होते हैं कैश में। और दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी एहतियाती तदाबीर के तौर पर, कभी भी हालात कैसे भी हो सकते हैं, कोई शादी का मौका आ सकता है, कोई दुख की बात हो सकती है, कोई भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बीमारी आ सकती है, तो अखराजात हो सकते हैं, तो उसके लिए एहतियातन भी लोग अपने पास पैसे होल्ड करते हैं। उसके बाद स्पेकुलेशन मोटिव। स्पेकुलेशन मोटिव यानी अपनी दौलत में इजाफे के लिए, कि जैसे इन्वेस्टमेंट करके आप बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, या कुछ लोग जुए में पैसा लगाते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए कि हमें डबल पैसा मिलेगा। कुछ लोग बैंकों में डिपॉजिट कराते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, या कुछ लोग बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए रखते हैं पैसे। तो ये सारे वेल्थ को बढ़ाने के जो तरीके हैं, इनमें जो आप पैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी आप डिज़ायर करते हैं कि हमारे पास मनी ज़्यादा हो, आप अपने पास होल्ड करते हैं, तो ये है स्पेकुलेशन मोटिव। उसके बाद थर्ड हमारी जो अप्रोच है वो है मिल्टन फ्रीडमैन की अप्रोच। तो मिल्टन फ्रीडमैन ये कहता है कि जो मनी की डिमांड है वो रियल इनकम पर डिपेंड करती है, कि इसमें हमारे पास इनकम के मुताबिक लोग मनी की डिमांड करते हैं। परमानेंट इनकम यानी मुस्तकिल ज़रिया आमदनी, जैसे किसी की सरकारी नौकरी होती है, कि उनकी जितनी आमदनी होती है उसके मुताबिक वो मनी की डिमांड किए रखते हैं, कि उनकी मनी की डिमांड उतनी ही होती है। तो जैसे ये हमारे पास है कि मनी डिमांड इज़ इक्वल टू, ये मनी डिमांड डिवाइडेड बाय P इसमें लिखा हुआ है। ये है हमारे पास ये वाले। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाई ये मनी हमारे पास MD डिवाइडेड बाय P, ये है रियल मनी। जब भी आप किसी चीज़ को प्राइस लेवल पे डिवाइड कर देते हैं तो वो रियल हो जाता है। जैसे वेजेस को प्राइस पे डिवाइड किया तो रियल वेज, इनकम को प्राइस पे डिवाइड किया तो रियल इनकम, मनी डिमांड को डिवाइड किया तो रियल मनी डिमांड। तो रियल मनी बैलेंसेस, कि आपकी मनी की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इज़ इक्वल टू YP, यानी रियल इनकम परमानेंट इनकम पे आपकी डिपेंड कर रही है। तो इस पे ज़्यादा डिपेंड करती है। इसमें देखते हैं कि आपकी परमानेंट इनकम कितनी है, उतनी ही फिर लोग अपने पास मनी की डिमांड करते हैं। तो ये 3 थी मनी डिमांड की थ्योरीज। अब हम आते हैं मनी सप्लाई के थ्योरीज पर। तो मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, यानी लोगों के पास आपके इकोनॉमी में टोटल मनी कितनी है, कि लोगों के पास कैश कितना है, डिपॉजिट कितने हैं, लोगों के पास एसेट्स कितने हैं। टोटल मनी जितनी भी लोगों के पास है कैश, कॉइन्स या एसेट की शक्ल में, तो वो मनी सप्लाई है। या बैंकों में भी मनी है तो वो मनी स्टॉक है बेसिकली। तो इसमें हम देखते हैं कि मनी सप्लाई के भी इसमें हमारे पास थ्योरीज आ जाती हैं। तो मनी सप्लाई में जो टाइप्स हैं, कि मनी सप्लाई जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है एक्सोजेनस मनी सप्लाई, एक होती है एंडोजेनस मनी सप्लाई। एक्सोजेनस मनी सप्लाई वो होती है जो सेंट्रल बैंक डिटरमिन करता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो कर्व है वो वर्टिकल है, इस तरह कर्व को वर्टिकल कर्व कहते हैं।
यानी आपकी डिमांड कुछ भी हो, इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़े या कम हो, ये इतनी ही रहती है मनी सप्लाई। ये सेंट्रल बैंक डिमांड करता है इसके। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को फिक्स करता है। तो ये होती है एक्सोजेनस मनी सप्लाई, जो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसको सेंट्रल बैंक इसको फिक्स करता है, डिटरमिन करता है। ठीक है। उसके बाद है एंडोजेनस मनी सप्लाई, जो किसी फैक्टर पे डिपेंड करती है, यानी इनकम पे डिपेंड करती है या प्राइस लेवल पे या इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है मनी सप्लाई। तो वो है एक्सोजेनस, कि वो फैक्टर चेंज होगा तो मनी सप्लाई चेंज होगी। जबकि एक्सोजेनस जो है वो सेंट्रल बैंक उसको डिसाइड करता है और उसी के ऊपर वो डिपेंड करती है। अब जैसे हमने मनी की टाइप्स पढ़ी थी, तो मनी सप्लाई के भी टाइप्स हैं जिनको मेयर्स भी कहते हैं। M1, M2, M3, M4, ये मनी की टाइप्स हैं बेसिकली। कि M1 में सिंपल मनी है, कैश और डिपॉजिट। M2 में हमारे पास कैश, डिपॉजिट और साथ में म्यूचुअल फंड्स वगैरह आ जाते हैं। M3 में हमारे पास कैश, डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, स्पेशल डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट वो आ जाते हैं। और M4 में हमारे पास हर तरह की मनी आ जाती है। M1 वाली भी, 2 वाली भी, 3 वाली भी, तमाम करेंसी, कैश, डिपॉजिट, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम या सेविंग डिपॉजिट हो, वो सारे इसमें ऐड हो जाते हैं M4 में। तो ये मनी की टाइप्स हैं। इसके अलावा जो एक छोटी छोटी डेफिनेशंस में अक्सर आ जाते हैं, रिज़र्व मनी। रिज़र्व मनी को बेस मनी भी कहते हैं, इसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, यानी C+D, करेंसी और डिपॉजिट। तो ये करेंसी और डिपॉजिट जो है ये रिज़र्व मनी, कि हर मुल्क को, हर बैंक को अपने पास कुछ रिज़र्व रखना पड़ता है। तो जो कि उसको बाद में बैंक करप्ट होने की शक्ल में या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में उस रिज़र्व को इस्तेमाल किया जा सकता है। नैरो मनी, जो पब्लिक के पास मनी होती है, जैसे करेंसी है, डिपॉजिट है और अदर डिपॉजिट हैं, तो ये नैरो मनी हो जाती है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने पढ़ ली है पीछे, वो हमारी हो गई। इसमें कैम्ब्रिज अप्रोच है हमारे पास। ये मनी सप्लाई की थ्योरीज है, उसमें हमने मनी डिमांड का देखा था। तो ये मनी सप्लाई की थ्योरी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, मनी डिमांड में भी आप इसको देख सकते हैं। उसमें बेसिकली जो इस्तेमाल हुआ वो है वर्ड है क्वांटिटी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी में आप इसको मनी सप्लाई भी इसको समझ सकते हैं, कि मनी सप्लाई जो है वो प्राइस लेवल पे डिपेंड करती है, कि प्राइस लेवल चेंज होगा तो मनी भी चेंज होगी। तो दूसरी हमारे पास कैम्ब्रिज अप्रोच होती है, कैश बैलेंस अप्रोच। तो कैश बैलेंस अप्रोच में हम यही देखते हैं कि जो हमारे पास टोटल सप्लाई ऑफ मनी है, यानी जितने हमारे पास नोट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट हैं, वो सारे हम इसमें देखते हैं कि हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, कि हम इसका एक पोर्शन, जितनी भी हमारी इनकम है, यानी जितनी हमारी रियल इनकम है या कैश एंड डिपॉजिट्स हैं, तो उनका एक हिस्सा हम ज़रूर सेव कर रहे होते हैं, पर एक पोर्शन हम ज़रूर अपने पास सेव करते जाते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि 10 रुपये में से 5 रुपये खर्च के 5 रुपये सेव कर लिए। तो इसी तरह कुछ लोग अपनी मनी का एक एक पोर्शन जो है वो कैश में सेव करते जाते हैं, ताकि ज़रूरत के टाइम पर उसे इस्तेमाल किया जा सके। तो ये हमारे पास हो गई मनी सप्लाई की थ्योरीज़। तो आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना भी समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें।